कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज रात की 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन पर आप जो दृश्य देख रहे हैं, हालांकि कल आपको मालूम है किस प्रकार एक महिला का चीरहरण हुआ, उसको चीरहरण शब्द का ही नाम दिया जाएगा कम से कम। आपने देखा होगा कल किस प्रकार जो रितु सिंह थी, जो कि उसके ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी थी, उनकी जो प्रस्तावक थी, उनका पसगवा के अंदर जिस प्रकार चीरहरण हुआ और जो वीडियो भी वायरल हुई कल आप सबके सामने थी। इस समय हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं रितु सिंह किस प्रकार पुलिस की, मैं कहूंगा कि पहरा समझ लीजिए, पुलिस के चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ, किस प्रकार किस स्थिति में। हालांकि यह दृश्य दिखाना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी, और इससे भी ज्यादा विभत्स तस्वीरें हैं जो कि हम नहीं दिखाना चाहेंगे। अब उससे आगे अगर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए आज, तो वो ये है कि जो चिराग पासवान गए थे वहां पर अपने हाई कोर्ट में, जो अपने चाचा पारस के विरुद्ध में, तो चिराग, उनकी उम्मीदों का चिराग बुझा दिया हाई कोर्ट ने। हालांकि हाई कोर्ट उनके ऊपर जुर्माना भी लगाना चाहता था, लेकिन उनके वकील के आग्रह पर जुर्माना उन्होंने नहीं लगाया। दूसरा, ममता बनर्जी ने एक और दाव खेलते हुए मुकुल राय को पीएसी का चेयरमैन बना दिया। जी हाँ, लोक लेखा समिति का। यद्यपि अमूमन परंपरा रही है, जो विरोधी पक्ष होता है उनके मुखिया को ही या जिनको कहते हैं नेता सदन में जो विपक्ष के होते हैं उनको ही बनाया जाता था पीएसी का चेयरपर्सन। लेकिन क्योंकि अभी तक मुकुल रॉय ने कहने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के कहने के बावजूद अभी तक उन्होंने वहां से त्याग पत्र नहीं दिया है। तो ये कुछ छोटी छोटी चर्चाएं, हम बीच बीच में आपसे और भी चर्चाएं करते रहेंगे इन विषयों को लेकर। दिल्ली के अंदर गफ्फार मार्केट और नाईवाला जो कि करोल बाग क्षेत्र के अंदर आते हैं, वहां पर 3 दिन के लिए उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग बिल्कुल भी किसी किस्म के जो कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। और कमोवेश यही स्थिति मसूरी, उत्तराखंड के मसूरी के पास कैंपटी फॉल के अंदर बनी हुई है। कैंपटी फॉल में हालांकि अब कहा गया कि आपको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जो है अगर निगेटिव होगा तभी आप कैंपटी फॉल जा पाएंगे। इन सारी चर्चाओं को, अब कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कल हालांकि आपने जिस प्रकार देखा था, जो भी हमने चर्चा की थी कि गरीब मां या मनसेहा या जीर्णोद्धार, अब कल चर्चा आई और हमारे अनेकों लोगों ने, कम से कम हिंदुस्तान से, भारतवर्ष के, जो मैं फिर से एक बार स्वागत कर दूं, जो हमारे दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के जो हमारे दर्शक हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि वहां से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो अपने मंत्रिमंडल में किसी को भी लाए किसी को भी ना लाए। ऐसे अनेकों प्रश्न दिल्ली में, वो कर रहा हूं, भारत के अंदर से अनेकों लोगों ने हमसे प्रश्न किए या पूछा कि भाई आप क्यों चीचीबाजी कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का ही है, लेकिन विशेषाधिकार का किन विशेष परिस्थितियों में, विशेष अधिकार का मतलब यही हुआ ना कि विशेष ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई विशेष, जिनके अंदर उनको उन अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा। अब विशेष परिस्थितियां निर्मित हुई, अर्थात कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर तो चूक हुई। अब चाहे उसके अंदर आपने गाज, जैसे हमने कल कहा था, चाहे गाजगिरी हो हर्षवर्धन के ऊपर, चाहे गाजगिरी हो जो बार बार लिपट कर उछल कर आया करते थे रविशंकर प्रसाद के ऊपर, चाहे किसी और के ऊपर। हालांकि चर्चाएं वो भी हैं, आपको मालूम है, दूसरे के निर्मला सीतारमण, उनको अभयदान क्यों मिला। तो प्रश्न मैं आज शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर दानपाल सिंह। डॉक्टर दानपाल सिंह अभी अधिवक्ता भी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर, जो मेरे पास जानकारी, अगर मैं गलत हूं तो डॉक्टर दानपाल आप कृपया करके उसको ठीक कर दीजिएगा। हमारे साथ कल की तरह आज हरबंश मिश्रा जी, वाराणसी से एडवोकेट, आप भी वहां के संस्था के अंदर, जो वकीलों की संस्था जो संगठन है उसके, अगर मुझे जो जानकारी है उसके उपाध्यक्ष हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट राम प्रकाश पावा जी, आप तीनों का आपकी आज की चर्चा के अंदर हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर आज की चर्चा थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। आपने वरिष्ठ अधिवक्ता का, वरिष्ठ अधिवक्ता जो है आयु से वरिष्ठ में जरूर हूँ जी, किंतु वरिष्ठ अधिवक्ता कानून के नियम के अनुसार वही हो सकता है जिसको माननीय हाई कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक है साहब, हम अपने वो आप सुधारेंगे हमारी गलती, क्योंकि जो भी है, क्योंकि कानूनी चीजें, बहुत सारी चीजें आप भी जानते हैं। अभी करेंगे इस विषय के ऊपर भी कई बार चर्चा करेंगे, कानून से संबंधित आपके साथ तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो डॉक्टर दानपाल, आप क्या कहेंगे, ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां
निर्मित हुई आपके अनुसार, जो कि उन्हें विशेष अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा। मेरा पहला प्रयास, हम पहले राउंड के अंदर इसी तक सीमित रहे, उसके बाद चर्चा को खोल देंगे, और ये चर्चा हमारी 35 मिनट, लगभग 9:44 तक रहती है। डॉक्टर दानपाल, आपकी प्रथम प्रतिक्रिया। डॉक्टर दानपाल, डॉक्टर दानपाल, क्या आपका शायद वीडियो चला गया? डॉक्टर दानपाल, मेरे यहाँ से डॉक्टर दानपाल का। चलिए मैं आता हूं अब वाराणसी से, गंगा के तट से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र से। जी डॉक्टर दानपाल, आपका वीडियो आ गया। जी डॉक्टर दानपाल, आप क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? डॉक्टर दानपाल सर, प्रश्न सुना नहीं मैंने, मैंने ये कहा डॉक्टर दानपाल कि विशेष अधिकार का जो प्रयोग किया, ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि जो उनको अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करना पड़ा प्रधानमंत्री जी को? और विशेष परिस्थितियां अगर निर्मित हो गई थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही, तभी वो विशेष परिस्थितियां निर्मित हुई। तो पहली प्रतिक्रिया, और मेरा निवेदन, हम पहले वाले सवाल पर ही पहले राउंड में रहे, और मैंने ये भी बताया था 9:44 तक का हमारे पास समय है। डॉक्टर दानपाल। अब सर, किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही था। चेहरा चमकाने के लिए किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना था। चाहे वो हर्षवर्धन जी को, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बलि का बकरा बनाया गया या किसी और को बनाया गया। नहीं, लेकिन जो विशेष अधिकार के लिए विशेष परिस्थितियां निर्मित हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर चूक हुई। जो हम बारंबार कह रहे थे, हमने 150 देशों को मार्गदर्शन दिया कोविड के लिए, हमने इसी चीज को कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब कंट्रोल नहीं था, हम मिसगाइड कर रहे थे आम जनता को। डॉक्टर दानपाल, एक बात पर आप भी ध्यान देंगे सर जी। जब कोरोना पीक पर था और 5 लाख के लगभग डेली पेशेंट मिल रहे थे, उस समय आपने ध्यान दिया होगा, केंद्र से लेके राज्य तक सारी सरकारें गायब हो गई थी। जब ऑक्सीजन की कमी थी तो उस समय कोई नहीं दिख रहा था। हर पेशेंट को, हर मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जब प्राकृतिक रूप से कोरोना कम होने लगा तो पुनः उसके बाद शासन प्रशासन हमारे सामने दिखाई देने लगा और अपनी पीठ थपथपाने लगे। तो एक तो समय ऐसा आया था जबकि भारत देश में कहीं कोई सरकार नहीं थी, कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज ऐसा नहीं था जिसको किसी तरह से ऑक्सीजन मिल रही हो। मौत के आंकड़े, बिना ऑक्सीजन के लोग मरते रहे। तो उस स्थिति को जब पूरी तरह फेल कर गया, पूरा शासन प्रशासन फेल कर गया, तो अब उसका उत्तरदायित्व तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। और गरीब ही मारा जाएगा। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को रोक रहा हूं बीच में। आपने कहा कि जिस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि 5 लाख से ऊपर दैनिक रूप से मरीज आ रहे थे आदि, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति भी याद कर लीजिए। आगरा के पारस अस्पताल के अंदर क्या हुआ, जहां की मॉक ड्रिल के नाम पर 22 मरीजों की जान ले ली गई और उनको क्लीन चिट दे दी गई सरकारों के सामने आने के बावजूद भी। हालात तो ये भी क्लीन चिट दे दिया गया। और एक चीज और ध्यान दे सर, उस समय मेडिकल ये जो नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर की दुकानें किस तरह से लूट हुआ है ऑक्सीजन के नाम पर। ऑक्सीजन के जो 1,500 रुपए में उसके बॉल मिलते थे, 8-8, 10,000 रुपए में ब्लैक किया गया, ऑक्सीजन ब्लैक किया गया। कहीं कोई सरकार नहीं दिखाई देती थी। पेशेंट है तो आप जाइए, लेकर जाइए। अस्पतालों के आगे मरीज मरते रहे, हम लोगों ने तो खुद देखा, खुद जाकर उसमें सहयोग किया। मरीज मरते रहे, कहीं कोई एडमिट करने वाला नहीं था, किसी के पास कोई गुहार लगाने की जगह नहीं थी जहां पर गुहार लगाई जा सके। तो ये बहुत बड़ा फेलियर था। पूरा लगभग 1 महीने जब पीक पर था कोरोना, लगभग 1 महीने सरकार गायब थी। मतलब भाग्य था कि केंद्र से लेकर राज्य बनी। डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ विशेष परिस्थितियां बनी। बिल्कुल सर। अब वो फेल्योर किसके कंधे पर डाला जाए, किसका सर कलम किया जाए, तो किसी का न किसी तो करना ही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अगला जवाब एडवोकेट मिश्रा से ले लेता हूं। एडवोकेट मिश्रा, मुझे ये बताइए, अभी जैसा डॉक्टर दानपाल कह रहे थे कि किसी ना किसी का तो सर कलम करना था, लेकिन मुझे आप ये बताइए ना, जब 2020 में पहली लहर आई और जिस प्रकार कहा गया कि नहीं भाई हमने उस पर कंट्रोल पा लिया प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी नीतियों के कारण, उनके मैनेजमेंट के कारण, तो जब जीते तो उसकी जिम्मेदारी, उसके लिए जो श्रेय दिया गया वो तो आदरणीय मोदी जी को दिया गया।
तो जब हारे तो उसका ठीकरा, उसके लिए बलि के बकरे दूसरे बना दिए गए क्या? एडवोकेट मिश्रा। पहले तो मैं माननीय पावा जी को सादर प्रणाम करता हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको भी सादर प्रणाम, और डॉक्टर साहब को भी हार्दिक प्रणाम। जो बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। जी। जब कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय मोदी जी ले लेते हैं। हालांकि ये मैं आपको रोक रहा हूं, ये चीजें कमोबेश सब राजनीतिक दलों के अंदर हैं। कांग्रेस है, वहां भी यही चीज है। तो जिम्मेदारी सामूहिक रूप से कोई नहीं लेता। जी, अपनी बात जारी रखिए एडवोकेट मिश्रा। जी, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा होता है तो वो मोदी जी को श्रेय जाता है, और जाना भी चाहिए जी। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो श्रेय लेने का उनका नैतिक धर्म और अधिकार बनता है। आज मैं बड़े गौर से सुन रहा था अपने नए स्वास्थ्य मंत्री जी को, मनसुख मंडाविया जी को, जो कि संयोग बस गुजरात से ही आते हैं। जी। इन्होंने एक भारी भरकम पैकेज दिया है देश को, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, उसमें मैं दुख शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। जी। सर किसी का कलम हो, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सर किसी का न किसी का तो कलम होना ही था। मैं तो ये मानता हूं कि 135 करोड़ जनता का सर कलम हो रहा है सर। जी। मंत्री आएंगे जाएंगे, राजनीतिक पार्टियां जीतती और हारती रहेंगी। जी। किस रहा है हिंदुस्तान का किसान, दलित, शोषित या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। चलिए आते हैं चर्चा पर। जी। मनसुख मंडाविया जी ने बहुत भारी भरकम एक पैकेज का आज उन्होंने घोषणा कर दिया कि इतना पैकेज ये है वो है। जी। लेकिन उसके उलट दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, जी, महाराष्ट्र सरकार वाज बनाम केंद्र सरकार आपस में लड़ाई छिड़ी है। वजह क्या है कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते जा रहे हैं, वहां उनके पास वैक्सीनें नहीं। जी। गुजरात में वैक्सीन की भारी कमी है। दिल्ली जो देश का दिल है, वहां भी 10% से कम वैक्सीनेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये वर्तमान सरकार का पोल खोलने के लिए ये आंकड़े काफी है। अब ज्यादा कुछ डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। नहीं, आपसे अगले राउंड में बिल्कुल आपसे भी चिकित्सा और स्वास्थ्य से वो जुड़े हुए हैं। जी। और जहां तक कोरोना के पहले लहर में मरीजों की जो स्थिति हुई, ग्रामीणों की जो स्थिति हुई, वो किसी से छिपा नहीं है। ऑक्सीजन कभी आपने सुना था कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन भी कम होता है? यहाँ तो हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे से ऑक्सीजन पा जाते थे। ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई? सिलेंडर ब्लैक मिलने लगा, वो भी मतलब 20-20 गुने दाम पर मिलने लगा। जी, ठीक है। फैक्ट्रियों में जो ऑक्सीजन यूज होता था वो मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाया गया, जिससे ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस और क्या क्या सब न जाने क्या क्या आ गया। मिश्रा जी, एडवोकेट साहब आपके पास लौटता हूं। मैं आता हूं एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा साहब के पास। पाहवा साहब, अभी जैसा बता रहे थे मिश्रा जी कि आज ही उन्होंने 23,000 करोड़ से ऊपर का पैकेज, भारी भरकम पैकेज दिया स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, कोरोना के लिए। पैकेज तो बजट के अंदर भी था, बजट एलोकेट किया था 35,000 करोड़ का इसी 2021-22 के लिए। कहां गया वो विशेषाधिकार? आप कह रहे विशेषाधिकार, इसका मतलब कोई विशेष परिस्थितियां तो निर्मित हुई ना पावा साहब, जिस कारण विशेष अधिकार का प्रयोग करना पड़ा। बाकी जो चीजें कितनी महंगी, कितने गुना ज्यादा पर हुई, दिल्ली के अंदर भी आपको मुझसे ज्यादा बेहतर होगा कि 2-2, 3-3 किलोमीटर के लिए 8,000 रुपए वसूल लिए गए। चलिए वो फिर बात के विषय, क्योंकि हर एक के ऊपर आदमी नहीं खड़ा होता सरकार। लेकिन वो जो बजट वाली बात है, जो चीजें, तो 35,000 करोड़ तो वहां था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ, कहीं ना कहीं विशेष परिस्थितियां निर्मित हुई। पावा साहब, पहला जो मैं समझता हूँ वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप बार बार विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं जी। ये अधिकार, विशेषाधिकार का अर्थ कुछ और होता है जो विशेष परिस्थितियों में किया जाता है।
मंत्रिमंडल में किसी आप ही ना विशेष अधिकार शब्द का अब प्रयोग मेरी किया बात था कहने सबसे पहले। दीजिए, अब मेरी बात मुझे कहने दीजिए। नहीं आप भी कहिएगा, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि कल आप ही ने कहा था। बोलिए बाबा साहब। ये विशेष मंत्रिमंडल में फेर बदल विशेषाधिकार नहीं है, ये मात्र अधिकार है, मात्र जरूरत भी हो सकती है। आप इसको विशेषाधिकार कह रहे हैं। विशेषाधिकार एक अलग से प्रावधान होता है, ये कोई विशेषाधिकार नहीं है, एक नॉर्मल अधिकार है, नॉर्मल पावर है कि उनको किस तरह का कैबिनेट चाहिए, उस कैबिनेट में किस तरह के लोग चाहिए, उनको वो ले सकते हैं, जिनमें उनको दिखाई देता है कि ये इस कार्य को करने में सक्षम है। और एक बात ये भी होती है, दूसरा पहलू ये भी होता है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें कई दफा नए लोगों को लाना पड़ता है। मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूँ। क्यों लाना पड़ता है बाबा साहब, ये भी बताइए ना साथ साथ, क्योंकि पहले वाले नकारा साबित हो रहे थे। बाबा साहब ये भी साथ ये गलत, ये कहना एकदम गलत होगा, नकारा साबित हो रहे थे। इसके दूसरे कारण भी तो हो सकते हैं। नकारा कैसे कह दिया आप? बार बार सब लोग कह रहे हैं उन पे गाज गिर गई, बलि के बकरे बनाए गए। नहीं, हर आदमी की जब ये लगता है कि इसकी जरूरत कहीं और भी हो सकती है, उनको इसलिए कुछ समय दिया गया कि ठीक है आप भाई साहब आराम करिए। हालांकि ये कहा जा रहा है त्याग पत्र लिए गए, मैं मान लेता हूं कि लिए गए। अब त्याग पत्र उन्होंने अपने आप दिए या लिए गए, ये कहीं खुल के तो आया नहीं है। मैं आप ही की बात मान लेता हूं, उनसे त्याग पत्र ले लिए गए, पर लेने के ले भी लिए गए होंगे तो ऐसा तो नहीं है उसको कहा ला भाई त्याग पत्र दे। उनसे चर्चा की होगी, उनसे डिस्कस किया होगा, भाई ये स्थिति है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। उनको सुनने के बाद ही तो सब कुछ किया होगा। आप ये कैसे हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उनको रातों रात बुला के कहा दे भाई इस्तीफा, बाहर हो जा। ये बलि का बकरा उसको कहते हैं, किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया गया। मैं उदाहरण दे दूं बाबा साहब, आज अगर उनको अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त किया गया है तो उनको समय दिया गया है और इस बात पे विचार करने के लिए कि क्या उनकी प्रतिभाओं का उपयोग कहीं और हो सकता है और क्या फर्क पड़ता है कि हम किसी नए आदमी को ले आए हैं। मनसुख मंडाविया जी गुजरात से हैं या महाराष्ट्र से हैं या अरुणाचल से, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या कहना चाहते हैं, गुजरात से हैं तो मोदी जी उनको उठा के लेके आए विशेष रूप से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनमें कोई प्रतिभा दिखी होगी। अगली बात, आप ये कह रहे हैं बलि का बकरा, आपने निर्मला सीतारमण का नाम लिया, क्या दोष था उनका? उन्होंने कोई घपला किया था कि उनको हटा दिया जाता? उन्होंने फाइनेंसिस को मैनेज नहीं किया, उन्होंने क्या कमी छोड़ी थी? वही निर्मला सीतारमण है जो कहती थी मैं प्याज नहीं खाती थी, मुझे प्याज के दाम नहीं पता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उनकी कुल प्रतिभाओं को देखकर कुछ छोटी मोटी कमी को इग्नोर भी करना पड़ता है। हमें ये देखना बंदा किस काम आ सकता है, अपना जो इसकी जिम्मेदारी है इसको कैसे जो है ये निभा सकते हैं। तो ये आपने पावा साहब जिम्मेदारी निभा सकते हैं, पर इन जिम्मेदारियों का पहले क्यों नहीं चयन किया गया? अगर इतने ज्यादा जिम्मेदारियां निभा सकते तो इन जिम्मेदारियों का पहले चयन क्यों नहीं किया गया? और आपने कहा इस्तीफा ऐसे मांगा जाता। बाबुल सुप्रियो के बारे में आपको मालूम है ना कैसे लिया गया इस्तीफा? बाबुल सुप्रियो स्वयं नाराज चल रहे हैं सर पार्टी से। पावा साहब देखिए, ऐसा है, हर एक व्यक्ति के अपने अपने ना विचार होते हैं। कुछ लोग किसी चीज को इस ढंग से लेते हैं कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, वो अलग से व्यवहार करते हैं। कुछ लोग जो सोचते हैं कि नहीं ये स्थिति ऐसी थी, मुझे इसके साथ सहयोग देना चाहिए। किसी भी एक भी मंत्री का बयान आया है कि कुछ गलत हुआ है? जिनको जो अभी वापस गए हैं, जिनकी जगह जो 12 मंत्री हैं, उनमें किसी का बयान आया? आप ये तो नहीं कह देंगे कि उनको मोदी जी ने उनकी आवाज दबा दी होगी, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। आप इस तरीके से प्रचार हम गलत कर रहे हैं, लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं। मैं ये आगे बात आ जाती है चुनावों को सामने रख के। मैं पहले भी कह चुका हूं, दूसरे राउंड में चर्चा करेंगे। चुनावों के दूसरे राउंड में चर्चा करेंगे, बिल्कुल। अगले राउंड में बार यही आ रहा है ना कि चुनावों को सामने रख के विरोधियों को किया। अरे विरोधी, अगर योगी विरोधी को भी ले लिया गया है तो इसलिए नहीं कि योगी का विरोध करना है, इसलिए कि शायद उसमें कुछ ऐसी प्रतिभा है जिसका देश के लिए लाभ उठाया जा सकता है। सर एक जरा मुझे बताइए, कौशल किशोर के अंदर क्या प्रतिभा है? पावा साहब जरा मुझे उनकी प्रतिभा बता दीजिए, सिवाय इसके कि वो योगी के कट्टर विरोधी है और वो योगी जो पीछे केंद्र को आंख दिखा रहे थे पूरी तरीके से। मुझे बताइए जरा कौशल किशोर के अंदर कोई और प्रतिभा हो? आप क्या समझते हैं कि केंद्र डर गया उनसे, इसलिए उनको मंत्री बना दिया? नहीं, उनके नहीं, उनसे नहीं डरा, उनसे नहीं डरा। हालांकि विषय से फिर आज हम अलग हो रहे पावा साहब, उनसे नहीं डरा, लेकिन शायद किसी कर्म से केंद्र के अंदर कोई बहुत मोबाइल की बैटरी लो हो रही है,
मुझे चार्जिंग की मुश्किल हो जाएगी। आप चार्ज कीजिए, मैं तब तक आता हूँ, मैं आता हूँ। नहीं, आपको जाना नहीं है, आपसे अगले राउंड में चर्चा करेगा। मैं जाऊंगा नहीं, मैं जगह बदल रहा हूँ, आप जगह बदलिए, रोशनी कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने भी जगह बदली है मंत्रिमंडल में लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जगह बदलिए। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। अरे सर चलिए, आप, अब मैं आपसे, जैसा बाबा साहब कह रहे थे, डॉक्टर दानपाल क्या कहेंगे? अब पहला हमने राउंड वही कहा कि कोई विशेष परिस्थितियां तो निर्मित हुई, ठीक है, बाबा साहब किन्हीं कारणों से नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरा हमने जो कहा, मन से हार, अर्थात कहीं ना कहीं उसके अंदर दो पहलू हैं। पहला पहलू, पीछे जो भी मैनेजमेंट हुआ सबको मालूम है, कोई माने या ना माने, छवि गिरी है, भारतीय मीडिया भी आज की तारीख में ये सब मान रहा है। तो चुनावों में विरोधी परिणाम या विरुद्ध परिणाम नजर आ रहे थे। दूसरा एक और, कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप दोनों, मिश्रा जी और वहां भी, आपको याद होगा, ध्यान होगा ना, अभी कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं होगी, अगर उस दिन मुकुल रॉय पलटी मार के टीएमसी में ना लौटते तो बहुत कुछ होने को तैयार था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्या इन सब चीजों को ध्यान में रख के, और अभी जैसा चर्चा कर रहे थे निर्मला सीतारमण, जो मंत्री ये कहे कि मैं तो प्याज खाती नहीं, इसलिए मुझे प्याज के दाम ही नहीं पता, लगातार 8 तिमाही में देश की जो हालत हुई है सबने देखा हो, तो क्या मन से हार नहीं था? नहीं था, मैंने मन की हार नहीं कहा, उनके अंदर जोश होगा, प्रधानमंत्री है, जोश बना रहे, लेकिन मन से जो कहीं ना कहीं हार उन्हें नजर आ रही थी, तभी इस प्रकार का विशेष अधिकार, और इसके लिए विशेष अधिकार शब्द का ही प्रयोग होता है, सब लोग इस विशेष अधिकार पर जा रहे थे। डॉक्टर दानपाल, अब निर्मला सीतारमण जी प्याज नहीं खाती हैं, मशरूम ही खाती होंगी केवल या पनीर खाती होंगी। सर, एक बहुत अच्छी कहावत हम लोग के यहाँ चलती है, खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा, तो वो तो है ही। जैसा आपने कहा कि कोरोना के पहले राउंड में कंट्रोल हुआ तो उसकी उपलब्धियां किसी और को मिली, और दूसरे राउंड में जब फेल हुए तो उस पर किसी और का गला कलम किया गया। इन बातों को आदरणीय पावा जी कितने भी अच्छे तरह से नकारें, लेकिन ये बातें तो सबके सामने हैं ही। दूसरे लहर में भी बहुत सारी चीजों को रोकी जा सकती थी, हम इसको कंट्रोल कर सकते थे जी, लेकिन दिक्कत थी कि बंगाल चुनाव जीत रहे थे, पावा जी की पार्टी बंगाल चुनाव जीत रही थी, इसलिए बंगाल चुनाव जरूरी था। मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ, यह पार्टी मेरी नहीं है, पार्टी पब्लिक की है, मेरी व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। आपने जो संगठन बनाया हुआ है वो आपका व्यक्तिगत हो सकता है, किसी की करता हूँ तो इसलिए नहीं करता हूँ, मैं किसी का समर्थन करता हूँ तो इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं उनके साथ किसी तरह से जुड़ा हूँ, समर्थन इसलिए करता हूँ कि मुझे उनमें गुण दिखाई देते। ठीक है, पावा साहब अभी बोलने दें डॉक्टर दानपाल को। पावा साहब देखते हैं, पावा साहब मेरा निवेदन है, अभी थोड़ा बोलने दें डॉक्टर दानपाल को, फिर आपका नंबर आएगा। पावा साहब इसका उत्तरदायित्व तो लेना कि ये जो दूसरी लहर में पूरी तरह शासन प्रशासन फेल हो गया, इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? आप मुझे समय मिलेगा, उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। इसका उत्तरदायित्व तो शासन प्रशासन को ही लेना होगा, सरकार को ही लेनी होगी। जिस तरह से इस बार दूसरी लहर में जिस तरह से अव्यवस्था आई, जिस तरह से लोग मरते रहे, दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? या किसी और पार्टी किसी नेता को दे दिया जाए इसका उत्तरदायित्व? और अगर फेल हुए हैं तभी तो ये परिवर्तन हो रहा है। क्यों ये मानने में गुरेज है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री फेल हो गए? अगर स्वास्थ्य मंत्री सेकेंड वेव में फेल नहीं होते तो उन्हें हटाने की क्या आवश्यकता थी? और अगर स्वास्थ्य मंत्री फेल हुए हैं तो उनका सुप्रीम जो था, जो पूरे कोरोना पीरियड में सारे चीज को, अच्छा अभी एक चीज आप ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा पैकेज आया है कोरोना के लिए। जब हम टीवी रेडियो खोलते हैं या फिर हम पे एक ही विज्ञापन आ रहा है, देश भर को फ्री में कोरोना दिया मोदी जी, आपको धन्यवाद। कौन सा कोरोना का वैक्सीन? देश भर में कोरोना का वैक्सीन दिया फ्री में, मोदी जी आपको धन्यवाद। कौन सा देश भर को कोरोना का वैक्सीन मिल गया? तमाम ऐसे देश है जो अब कोरोना के वैक्सीन को 80% तक पहुंचा दिए, वहां पे अब मास्क और सामाजिक जीवन में वापस लोग आ रहे हैं। हमारे देश में कितने % वैक्सीन लग गया? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा डॉक्टर दानपाल, आप एफएम पे आपने देखा होगा सर, एफएम पे एक विज्ञापन चल रहा है, देश भर को फ्री में कोरोना का वैक्सीन दिया मोदी जी आपको धन्यवाद। कौन सा ऐसा समय आ गया कि विज्ञापन अभी से आने लगा? जी क्या केवल डॉक्टर दानपाल मुझे ये बताइए,
हमारा जो इसका सेकंड पार्ट था कि मन की हार या मन से हार, सॉरी मन की हार तो नहीं है लेकिन मन से हार, वो ये कि कब महसूस हुआ उन्हें ये विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए। मैं फिर विशेषाधिकार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। क्या तृणमूल से चारों खाने चित्त होने के बाद उनको ये चीज नजर आई? क्योंकि उस समय में जा जाकर वो बड़े आनंदित हो रहे थे वहां पर चुनाव के अंदर, जब यहां संभालना चाहिए था। और नरसंहार जैसे शब्दों का प्रयोग न्यायालय को करना पड़ा, उसके अंदर न्यायालय को करना पड़ा, बिल्कुल तो नरसंहार ही था। नरसंहार जैसे शब्दों का जब प्रयोग करना पड़ा तो तब अभी आपने कहा था हर्षवर्धन मैनेज नहीं कर पाए, क्या हर्षवर्धन अकेले थे उसके अंदर मैनेज करने के लिए? क्या वही बात मैंने कहा सर कि और अगर हर्षवर्धन मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो क्या उस समय वो तो ओवर रूल करके आगे कोई भी नया पैकेज, नया तरीका, नई चीजें लाई जा सकती थी। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरपर्सन तो प्रधानमंत्री स्वयं है। एक दूसरे पर बेशक हम गैस के लिए ठीकरा फोड़ते रहे, कुछ भी फोड़ते रहे। डॉक्टर दानपाल, वही तो सर, वही मैंने कहा कि अपने यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जुलाहा। वो तो कहावतें बहुत सटीक बनती हैं। कहावत ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं बाहर से उठ के आ जाता है। अपने समाज में जो चीजें चलती हैं उसी के आधार पे कहावत बनती है। तो कहावत तो सही है, चरितार्थ हुआ, हर बार होता है, हर सरकारों में होती है, इसमें भी वही चल रहा है। ठीक है, से हम लोग मैं एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जी के पास आता हूँ। मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? विशेषाधिकार ठीक समय पर किया, कहीं ना कोई तो विशेष परिस्थिति नहीं, क्या अब से पहले, जैसा भी डॉक्टर दानपाल कह रहे थे, हर्षवर्धन, क्या उससे पहले प्रधानमंत्री बीच के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते थे क्या? इसको तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आदरणीय पवार साहब कह रहे थे कि नहीं, मिश्रा जी ने कहा कि मनसुख मंडाविया गुजरात से हैं, तो गुजरात से हो, कर्नाटक से हो, बंगाल से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे देश से ही। इस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो नहीं कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। मैं यहाँ एक चीज रोक दूं, कम से कम आपको मालूम बता दूं आपको कैसे लाया गया था? रातों रात सीबीआई को टेक ओवर कैसे दिल्ली पुलिस ने किया था? ये ठीक है, चर्चाएं चलती रहती है। कोई रेल मंत्री बिहार का बनता है, सारी ट्रेनें बिहार की तरफ चला देता है, कोई यूपी का बनता है वहां की तरफ, वो सबका होता है, अपने अपने क्षेत्र को हर आदमी करता है। मैं उसी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। ये स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन नहीं रहे, मनसुख मंडाविया हो गए जी। जब मोदी सरकार पहली बार बनी थी 2014 में, तो आप सभी को याद होगा कि हमारे यहाँ के बहुत तेज तर्रार और बड़े व्यक्तित्व के धनी नेता हैं राजनाथ जी, माननीय राजनाथ सिंह जी। ये गृह मंत्रालय इनको मिला था जी, भारत सरकार में इनको गृह मंत्रालय मिला था जी। जब मोदी जी की दूसरी सरकार बनती है तो राजनाथ जी को तुरंत रक्षा मंत्रालय दे दिया जाता है जी। क्या राजनाथ जी फेल्योर थे जी, जो उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया गया? क्या गृह मंत्रालय से जवाबदेही बहुत कम होती है रक्षा मंत्रालय की, जो उनको दे दिया गया जी? आसानी से समझा जा सकता है कि इस देश में चल क्या रहा है जी। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारती है, एचआरडी मिनिस्टर हो जाती है जी। किस बात का पुरस्कार उनको मिलता है? चलिए, इस बार तो उन्होंने राहुल जी को हरा दिया, मिनिस्टर बन गई, लेकिन यहां से हार के जाते हैं और एचआरडी मिनिस्टर बनती हैं जी। एचआरडी मिनिस्टर हमारे देश में बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। बहुत सारे विश्वविद्यालय के कुलपति, जो मतलब शिक्षाविद कहे जाते हैं, जी, उसमें भी मैं एक चीज तो क्या चल रहा है? क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, ये समझना चाहिए, सबसे पहले विभाजन या स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, कहां से आए थे, और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरानी बातों को हम लोग रिपीट करते रहेंगे।
बहुत सम्मान, मैं बहुत सम्मान पूर्वक आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के क्वालिफिकेशन ये भी देखना पड़ता है उसमें अन्य योग्यताएं क्या है। अब इस चीज को क्यों भूल गए? 1947 में जाने की जरूरत नहीं है। उनको उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया गया, चीन का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी चीजें विचार विमर्श के बाद की जाती हैं, बातचीत करने के बाद। ऐसा नहीं है कि शतरंज के मोरियां उठा के यार तो उठा के वारा तो, ऐसा नहीं होता है। ये गलतफहमी है। हम भारतवासी ये मान लें कि ये राम राज है और वो चौपाई बात नहीं करनी चाहिए कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। ऐसी हमें छोटी बात नहीं करनी चाहिए, हमें तथ्यों को समझना। भारतवासी ये मान लें कि राम राज है और तुलसी बाबा की कहावत सही है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। जब जिसको जो पद चाहे वो दे दें, जब जिसको जिस पद से चाहे हटा दें। है इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। व्यक्ति जो कुछ अभी बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा नरसंहार, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसको समझने का प्रयास किया जाए। ये जो ढांचा मोदी जी को 70 साल या 65 साल के बाद मिला है, उस ढांचे में जो मोहरे रखे हुए थे किसके रखे हुए थे? उन्हीं से काम लेना। बाबा साहब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई तो कितनी तेजी से गाड़ियां स्पेशल लगाई गई, मोहरे कब तक लगाए गए? मोहरों का उदाहरण कब तक चलता रहेगा? 7 साल हो गए, दिल्ली सरकार को कम जरूरत थी। बाबा साहब ये मोहरे कब तक कहलाएंगे? गैस मांग ली जब पहला वेव आया सर तभी वही मोहरे चर्चा करते हो, हालांकि हम फिर विषय से अलग हो गए हैं। आपको याद है ना वो महिला कहाँ है जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर लांछन लगाया था? कहाँ है वो महिला? जब से मोदी जी पब्लिक डोमेन में आए हैं उनके विरोधी खड़े हो गए हैं। कोई तो पाकिस्तान में जाके कह रहा है मोदी जी को हटाने का हमें मौका दो, हमें हमारा साथ दो। कोई चीन में जाके कर रहे हैं, वहां समझौते कर रहे हैं। कोई डोकलाम 2013 याद है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंच गई थी। आप उस पर आ जाए। मेरा निवेदन अगर वापिस, क्योंकि हमारे पास 3.5 मिनट बचे हैं, मेरा निवेदन अगर वापिस उसी विषय पर आ जाए, क्योंकि हम फिर दूर भटक कर चले गए हैं। मोदी जी के जन जीवन में आने के बाद पूरा जितना, जिसको मैं वो कौन सा मीडिया कहते हैं, वो मीडिया खड़ा हो गया, वो लोग खड़े हो गए इनको हराने में। कोई कह रहा है जी मैं मोदी, ये तो मोदी वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? साहब मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, अगर आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम की उंगली पकड़ के, भगवान राम नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़ के जा रहे हैं, ये भी ये मीडिया दिखा रहा था। लेकिन मेरा विषय फिर वो नहीं है। मैं अपने विषय पर लौटना चाहता हूँ कि मेरे पास मात्र 2.5 मिनट बचा है। पावा साहब मुझे आप सीधा सा ये बताइए, आपकी नजरों के अंदर नरेंद्र मोदी जी क्या मिसमैनेजमेंट के जिम्मेदार आप मानेंगे मोदी जी को या नहीं मानेंगे? पावा साहब मुझे इतना बताइए बस। हाँ जी, अब ये जो भी जिम्मेदारियों, कोई विशेष परिस्थितियां बनी थी या नहीं बनी थी जो उनको करना पड़ा, या ऐसे ही आकर किसी को भी हटा दिया? और अगर ऐसे ही हटा दिया, इन नए लोगों को पहले क्यों नहीं लाए? नरेंद्र मोदी इन लोगों को पहले क्यों नहीं लाए? बाबा साहब मुझे इतना बताइए, अगर चुनावों का डर नहीं है तो। उन्होंने क्या किया? विशेष परिस्थितियों ने उनके अपने आदमियों ने ब्लैक करी। आप याद तो करिए दिल्ली में क्या हुआ था, जो नागपाल पकड़ा गया था, कौन लोग थे वो ब्लैक करने वाले? पावा साहब ये छोटे मोटे छोड़ दीजिए, लेकिन मैनेजमेंट वो भी था। आइनॉक्स कंपनी, आपको ध्यान है, मैं विशेष कर रहा हूँ, आइनॉक्स कंपनी ने स्पष्ट कहा था कि हमें गुजरात की तरफ या यूपी की तरफ मोड़ दिया गया, जो गैस का कोटा दिल्ली आना चाहिए था। ये सारी चीजें ना खुलवाई है उन चीजों पर। लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए पावा साहब, मेरे पास 2 मिनट भी नहीं बचे। राज्यों के जो जूनियर मैनेजर थे उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कैसे करी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई? इसका सारा ठीकरा मोदी जी के सिर पे कैसे फोड़ा जा सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, बार बार ये कही जा रही है मोदी जी के मन की हार। मोदी जी के मन की बात कोई सुने, हार नहीं होगी कभी भी, ना कभी हारे। आप तो देखिए तो सही, कब सुनेंगे जनता के मन की बात? मन की बात बहुत हो गई। उन्होंने कभी कहा है क्या? मन की भी तो बात सुने, कितना समान है। अब ये भी तो देखिए, मन की बात किसका समय नहीं रह गया, तो चर्चा का समय है। ऐसे वातावरण में जब अंदर और बाहर दोनों तरफ दुश्मन लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं,
अंदर भी ऐसे दुश्मन बैठे हुए हैं। मोदी की इसका मतलब पावा साहब नरेंद्र मोदी जी की किसी बात का, किन्हीं नीतियों का, किन्हीं निर्णयों का विरोध ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिंग तक मांग ली थी उनसे, फाइल नोटिंग तक। क्या कहेंगे आप? डस्टबिन में फेंकते रहे, इन्हीं के गुर्गे पानी के इंजेक्शन लगा के वैक्सीन डस्टबिन में फेंकते रहे। आप इस चीज को कैसे इग्नोर कर, कैसे दरकिनार कर सकते? इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, आज फिर हम इस चर्चा को जिस अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। अब मेरे पास आखिर में मुश्किल से 20-22 सेकंड का समय मेरे पास अब इतना ही है कि मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त कर सकूं। मैं क्षमा चाहूंगा कि जिस विषय को, जिस टॉपिक को लेकर मैंने आज लगातार दूसरे दिन चर्चा रखी, उस अंजाम तक हम नहीं पहुंच पाए। मैं अपनी चर्चा में जुड़ने के लिए एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दानपाल सिंह, एडवोकेट डॉक्टर दानपाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा जी, हमारी नजरों में बेशक उम्र के कारण ही सही, वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश पाहवा जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। है ना, कल मैंने कहा था सारे लोगों को दिल से प्रणाम। जॉन्डिस डाई, ये जॉन्डिस डाई वाली बात है, ये दूर होनी चाहिए। हमें तथ्यों को लेकर के इसको समझना चाहिए। और कहीं अगर सरकार, आप ये इसमें भी विरोधाभास देख रहे हैं कि उनके विरोधी को ले लिया, उसने ये कह दिया, व्यक्तिगत रूप से कोई भी कुछ कह सकता है। नमस्कार।